अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है कि बॉलीवुड के स्टार सलमान खान सस्पेक्टेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट का इससे ज़्यादा कोई मिसाल हो नहीं सकती कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सलमान खान को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। और इनकी बौखलाहट हद से ज़्यादा बढ़ गई है जब से सलमान खान ने बलूचिस्तान के हवाले से एक रिमार्क दिया था रियाद सऊदी अरब में, जब उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब आते हैं, जैसे बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। तो उन्होंने बलूचिस्तान को एज ए सेपरेट कंट्री कहा था। यानी पाकिस्तान से आते हैं और बलूचिस्तान से आते हैं। तो सलमान खान ने जो ये किया कि बलूचिस्तान से लोग आते हैं, ये उन्होंने दानिस्ता तौर पर इन हालात में कि जब अभी भारत के साथ हमारी झड़प हुई है और हमने मार के उनका मुंह सुर्ख किया है, सलमान खान का ये बकवास करना ये बड़ा नपातुला कैलकुलेटेड था। मोदी सरकार को, अपनी फौज को एक सपोर्ट करने वाली चीज थी। ये हमने उनकी क्रिकेट टीम की हरकतों में भी देखा और यहां पर भी देखा। आमतौर पे होता नहीं है कि खिलाड़ी हों या फनकार हों, इन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस कहा जाता है कि इनके लिए सरहदें माने नहीं रखती। इनके तो फैंस यानी अक्रॉस द बॉर्डर भी होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। इनको चाहने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। सलमान खान के पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में फैंस हैं। लेकिन सलमान खान ने जो बकवास की है ना, आप भले किसी के फैन हो ना हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। लोगों ने मुंह पे उसी वक्त चपेड़ मारी और ये बताया कि हाँ ठीक है, सऊदी अरब में हिंदुस्तान से लोग आते हैं, खालिस्तान से लोग आते और जम्मू कश्मीर से लोग आते। जिस तरह आप अलग कर रहे हैं तो खालिस्तान को लोगों ने अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया, सोशल मीडिया पे जवाब दिया, कहा हाँ आते हैं, लोग आते हैं, मणिपुर से लोग आते, हिंदुस्तान से लोग आते। वहां पर तकरीबन कोई 26 लाख के करीब लोग हैं सऊदी अरब में जो पाकिस्तान से हैं, और तकरीबन 26 लाख ही तादाद बताई जाती है लोगों की जो हिंदुस्तान से हैं, वहां पर मौजूद हैं। मैंने हमेशा बात की है कि ये नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है इंतहा। अजीज दोस्तों, मत मारी गई है पूरे पाकिस्तानियों की, मिल के सब लगे हुए हैं सलमान खान के पीछे, और बलोच इस पे ज़ाहिर बहुत खुश हैं। अजीज दोस्तों, एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर हैं जॉन क्रियाको, इन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान का जो आर्सेनल है वो कब्ज़े में है अमेरिका के। अब उन्होंने इस पे डिटेल्ड एक इंटरव्यू में कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ हमारे कंट्रोल में था, परवेज़ मुशर्रफ को हमारे ऑफिसर्स डिक्टेट करते थे हर चीज़, और उसने पूरा न्यूक्लियर हथियार जो पाकिस्तान का है वो हवाले कर दिया था अमेरिकन जनरल्स के, और हमने बाकायदा ये ख़रीदा था पाकिस्तान से और बहुत पैसा दिया था इसके लिए। जॉन क्रियाक्यू है ना, जो वो 15 साल सीआईए में रहे हैं और वो चीफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पाकिस्तान में भी रहे हैं सीआईए के। इस तरह के इन्होंने कई हकीकत बताई है, और ये यकीन माने कि अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका ने ही पाकिस्तान को पुश किया था न्यूक्लियर धमाकों के लिए, और इसलिए कि उसको पता था कि ये हमारी सैटेलाइट स्टेट है, पाकिस्तान हमारी ग़ुलाम है, और हम इस रीजन में हमें एक न्यूक्लियर अड्डा चाहिए, क्योंकि इसराइल के बाद इस तरफ अमेरिका का कोई ऐसा न्यूक्लियर अड्डा नहीं है, जबकि यहाँ पे चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, रशिया, इनके पास है न्यूक्लियर आर्सेनल। तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को ये चाहिए था। अजीज दोस्तों, मैंने लास्ट वीक आपके सामने सरक्रिक के हवाले से रखा था कि सरक्रिक में पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। मैंने डिटेल आपको उसकी बताई थी, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। जनरल बख्शी ने भी उसमें काफ़ी चीज़ें बताई थी। अब भारत ने एक नोटिस इशू किया है, नोटेम, जिसमें कहा है कि हमारी एयरफोर्स
नेवी और ग्राउंड फोर्सेस इस रीजन में जो ये नक्शे में दिखाया गया है एक्सरसाइजेस करेंगी, सारे लोग सावधान रहें। आप ये देखें कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही है, और ये है कि ये एक चेतावनी कह लें कि वाखान कॉरिडोर के हवाले से भारत ने क्लियरली अफ़गान सरकार को सावधान कर दिया है, और यहाँ भी तो भारत बिल्कुल एक्टिवली चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, और ये चीज़ें पाकिस्तान इतनी आसानी से पाकिस्तान को खुल खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अजीज़ दोस्तों, एक अफवाह बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ मुग़ल को DGISI घोषित कर दिया गया है। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की और पता ये चला कि ये सिर्फ अफवाह है। ये मिलिट्री सेक्रेटरी हैं GHQ में, और अगस्त में शायद इनको मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, और तब से ये GHQ में एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये DGISI नहीं बनाए गए। DGISI जो इस वक्त है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उसको रिटायरमेंट थी उसकी, तो उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान आर्मी की बदमाशी के हवाले से आपके सामने चीज़ें रखूँगा कि आपको पता है कि भारत में एक CSS का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस के लिए। वो कितना हार्ड होता है और कितना डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए कई साल तक लोग तैयारियां करते हैं। तो पाकिस्तान का भी CSS का जो एग्ज़ाम होता है वो इतना ही सख्त होता है, लेकिन आर्मी वालों को वो एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं रहती है। जब चाहो आप आर्मी वालों को इंडक्ट कर दो। तो पाकिस्तान आर्मी ने अपने 10 ऑफिसर्स को सिविल सर्विस में डाल दिया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन डाल दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 5 पुलिस सर्विस में 5 पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 3 पुलिस सर्विस में और 2 फॉरेन ऑफ सर्विस ऑफ पाकिस्तान में डाल दिए गए हैं। और यह है कि इनमें से 7 का ताल्लुक पाक ग्राउंड फोर्सेस से है, 2 एयरफोर्स से हैं और 1 बहरिया का है। ये देखें, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स पाकिस्तान की जितनी कॉरपोरेट हैं उनके भी चीफ हैं, सिविलियन भी सारे तकरीबन इदारों में पाकिस्तान इस तरह ये इंडक्ट करते हैं। कई मुल्कों के पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रिटायर्ड जनरल लगाए जाते हैं। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, लेकिन हम कितना रोना रोएं पाकिस्तान का कि जिसके बारे में ये एक किसी ने लगाया है। इसमें कितनी सच्चाई है उस पर मैं बहस नहीं करता, लेकिन है तकरीबन सच्चाई कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने भतीजे को फ़ौज से सिविल सर्विस में इंडक्ट करवाया, बेटियों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाए, साले को वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, मामू को ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे लगा दिया है। इसका एक भाई स्कूल टीचर था, उसको फेडरल बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया है। मामू की बेटी को असिस्टेंट मैनेजर से एक कॉरपोरेट की चीफ बना दिया है। कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कतर में एक नेगोशिएशंस हुई थी, उसके बाद आज इस्तांबुल में उसका राउंड 2 हो रहा है। तुर्किश इंटेलिजेंस के चीफ इस नेगोशिएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं और वो उसका मीडिएटर के तौर पे मौजूद हैं। दोनों तरफ से लंबी चौड़ी तजवीज़ें रखी गई हैं कि हम अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हमारी तरफ से ये हम रेकमेंड करते हैं। पाकिस्तान ने भी चीज़ें रखी हैं। चीज़ें हो नहीं सकती। वैसे ही मैंने आपको बताया जैसे हमास और इज़राइल या फ़लस्तीन इज़राइल का मसला सेटल होने जैसा मसला है नहीं। देखें,
नेगोशिएशन से एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी कि अगर ये नेगोशिएशंस फेल हो गए ना तो हम ओपन वार करेंगे अफगानिस्तान के साथ। ये खुली धमकी है, ठीक है ना, यानी दबाव में ले रहे हैं कि नेगोशिएशंस में हमारी जो डिमांड है वो तुम एक्सेप्ट करो वरना फिर मामला होगा नहीं। इसमें ये भी कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि टीटीपी के जितने लोग अफगानिस्तान में हैं वो हमारे हवाले किए जाएं और टीटीपी का सेटअप ख़त्म किया जाए। सवाल ये है कि यही चीज़ भारत भी तो पाकिस्तान से कितने सालों से कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान ने हैंड ओवर कर दी वो टेररिस्ट जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान ने पाल के रखा हुआ है भारत में, जिन्होंने खुल के टेररिज्म किए, वो पाकिस्तान हैंड ओवर नहीं कर रहा, ना वो ख़त्म कर रहा है बल्कि नए से नए ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान किस मुंह से अफगानिस्तान से ये डिमांड कर रहा है? और ये है कि जो ड्यूरेंट लाइन है उसके हवाले से अफगानिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग वो रहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं। तो पाकिस्तान कह रहा है कि वही जो उसकी अपनी ख्वाहिश है काफ़ी अरसे से कि हम फिर ड्यूरेंट लाइन को पुश करेंगे और हम तुम्हारे अफगानिस्तान के इलाकों को कब्जा करेंगे, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि ड्यूरेंट लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो फिर ठीक है, इसी तरह से ही। तो चीज़ें, धमकियां भी दोनों तरफ से दी जा रही हैं और यह है कि चीज़ें होंगी नहीं। देखें, डॉन अखबार ने इस पर डिटेल्ड काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गान लीडर हैं, तालिबान लीडर, उनके ऊपर प्रेशर अब डाला जा रहा है ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस का, कि औरतों का के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कि करेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान कब से इसकी एडवोकेसी पे आ गया? कोई मुझे ये बताए ना कि पाकिस्तान कब से इसकी एडवोकेसी पे आ गया। अगर आप देखें तो एक लड़की है मलाला यूसुफजई, उसको तालिबान ने ही गोलियां मारी थी और पाकिस्तान में बच्चियों के स्कूल ख़त्म कराने के लिए उसने अजाइलम ली फिर इंग्लैंड में। उसकी मैं डिटेल आगे आपको बताता हूँ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि फिर इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज होता है ना कि पाकिस्तान उस टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं कर सका था, या फिर वो पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करते थे। अब मलाला यूसुफजई का मसला ये है कि उसने तो कैश कराया, उसकी एक किताब लिखी गई थी जब ये टीनेजर थी, हार्डली इंग्लिश भी नहीं आती थी। वो किताब बड़ी हिट गई थी। वो पता चला उसके बाप यूसुफजई है ना जो उसने लिखी थी, और इसका बाप इसको पूरा कैश करा रहा है। इसके बाप ने इसको पूरा कैश कराया और फिर इसको फ़ौरन इंग्लैंड लेके गए और नोबेल प्राइज़। फिर अमेरिका को तो ऐसे टट्टुओं की ज़रूरत रहती है कि थर्ड वर्ल्ड के लोगों को इसी तरह पिक किया जाता है जैसे सोनम वांगचुक को इंडिया से किया गया। वो कौन से सेन थे, एक ये वेस्ट बंगाल के, वो उनको भी पिक किया गया, बांग्लादेश के यूनुस को भी पिक किया गया। और इस तरह पाकिस्तान अमेरिका को तो ज़रूरत रहती है, इसको स्टार बना दिया। अब इसका जो हम लाइफ स्टाइल देख रहे हैं ना पिछले कई सालों से, वो सेलिब्रिटीज़ का है। मुझे बिल्कुल इस पर एतराज़ नहीं, लेकिन भाई साहब तुम तो पाकिस्तान के कबायली इलाके के एक गांव में रहने वाली गरीब लड़की थी। सबसे पहले तो कोई ये बताए कि तुम्हें इतना पैसा कहाँ से आया। अगर दुनिया भर के लोग तुम्हें एनजीओ के नाम पे पैसे दे रहे हैं तो वो तुम्हें ज़ाती खर्चे के लिए तो नहीं दिए गए। तो इतना पैसा कि तुम एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रही हो, तुम्हारे लाइफ स्टाइल पे अगेन आई एम सेइंग कि कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा बाप कोई नौकरी कर रहा है, तुम नौकरी कर रही हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? इसका मतलब जो डोनेशंस आ रहे हैं तुम्हें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में गरीब बच्चियों के एजुकेशन के लिए, वो तुम अपनी लाइफ पे यूज़ कर रही हो। फिर माल बना रहे हैं किस तरह? फिल्में बना रहे हैं हॉलीवुड में। If you are also in group 7, you are gonna love this book. Have a great day, group 7. क्योंकि वेस्ट को तो चाहिए टट्टू। अब किताब लिखी है, किताब में क्या कहती है कि मैं तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी, तो मैं तो स्कूल से यूनिवर्सिटी से डंडी मार के निकल जाती थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। हम लोगों ने बड़े खूबसूरत टाइम गुजारे साथ साथ। इसके अलावा मैं वीड भी पीती थी,
गांजा, ये देखें, ये छोटी बच्चियों की एजुकेशन के लिए मूवमेंट चला रही थी। पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया के गरीब लड़की खुद अपनी किताब में, और ये सब लिखा इसलिए कि किताब धड़ाधड़ बिके, माल बनाना है ना भाई, मिलियंस ऑफ डॉलर की डील हुई है किताब वालों से। तो ये जो इस तरह के कैरेक्टर जब सामने आते हैं ना, तो यार मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लोग कहते हैं यार तू जेलस हो रहा है, मैं क्यों जेलस हूँगा, वो तो लड़की होने को कैश करा रही है, मैं तो लड़की हूँ नहीं कि मैं जेलस हूँ, ठीक है, लेकिन मैं गलत को तो गलत कहूँगा ना, कि किस तरह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका जो बेसिक जिस पे इसने सारा ये कैश करवाया इसने और इसके बाप ने, वो पठान लड़कियों की एजुकेशन की बात थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। क्या इसका इसमें कंट्रीब्यूशन है, क्या इसकी मूवमेंट है? जितना ये अपने पर्सनल प्रोजेक्शन, जितना ये अपने माल बनाने के धंधे यानी हॉलीवुड और बुक और ये पे कर रही है, कहीं आपने इसकी कोई ऐसी मूवमेंट देखी जो, क्योंकि इतना माल मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो तुम्हें तो एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट चलानी चाहिए लड़कियों के लिए, लेकिन क्या किया है तुमने? तो ये बड़ा अफसोस होता है। कमिंग अगेन टू द नेगोशिएशंस, जो मैं बता रहा था कि डॉन अखबार ने बड़ी डिटेल में इस पे चीज़ें लिखी हैं। इसमें यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ना, वो तालिबान उन्होंने बनाई थी। तालिबान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप थे जिनको जमा करके रखा हुआ था। 20 साल जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे जंग थोपी थी, उस दौरान तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, क्योंकि जब आप के ऊपर हमला हो जाता है और आप भाग रहे होते हैं तो फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स लड़ रहे हैं, मजीद ब्रिगेड है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BNA पता नहीं क्या क्या हैं, इसी तरह इनके भी ग्रुप्स थे। उनको पाकिस्तान ने यूनाइट करके रखा हुआ था। उसमें से कुछ ग्रुप से वो पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त से ही हो गए थे, वेट कर रहे थे कि कब मौका आए। लेकिन हक्कानी ग्रुप जो था ना, वो पाकिस्तान का वफादार माना जाता था। और जब तालिबान के हवाले अमेरिका ने सरकार की अफगानिस्तान की, तो हक्कानी ग्रुप पे पाकिस्तान का पूरा दारोमदार था। और इसीलिए सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान सरकार में होम मिनिस्टर बनाया था, ये सोच के कि ये हमारे फुट सोल्जर होंगे और ये हमारे लिए अफ़गानिस्तान में सारा काम करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि अब पाकिस्तान ये देख रहा है कि TTP के जितने भी फैक्शंस हैं ये भी पाकिस्तान ने बनाए थे। एहसानुल्लाह एहसान जो इनका स्पोक्स पर्सन था TTP का, उसने ओपनली कहा था ना कि हाँ भाई, हमें तो लिस्ट दी जाती थी ISI की तरफ से कि इनको टारगेट करो, इनको मारो, इनको वो करो। ख़ास तौर पे इलेक्शंस के दौरान KP में इमरान खान को जब लॉन्च किया जा रहा था, तो ना नवाज शरीफ की पार्टी को, ना फजलुर रहमान को, ना ANP को, ANP के तो कितने लीडरों को बम धमाके से मार दिया था TTP ने। उस वक्त सोई थी आर्मी। तो ये है कि ये जो TTP के ग्रुप थे ना, इसके लिए ये लोग डिपेंड कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी वाले कि इनको पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान को TTP से ये शिकायत नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज़ कर रही है, वो आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, उसलिए मसला है। सिविलियंस माने भाड़ में जाए, इनको कोई उस पर मसला नहीं है। तो ये है कि ये चीज़ें हैं जिससे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होना। तुर्की, इजिप्ट और कतर इस पे भरपूर मेडिएशन कर रहे हैं। सऊदी अरब भी बैकडोर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिचुएशन इसलिए भी ख़राब है कि पाकिस्तान के अपने हालात बहुत ख़राब हैं। देखें, पाकिस्तान के जो मेन ट्रेड है ना, वो बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। 9 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान का ट्रेड का मामला बहुत ख़राब हो गया है। पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट का थोड़ा इजाफा हुआ है, वो श्रीलंका, जबकि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, वो कम हो गई हैं। ये सारे आंकड़े स्टेट बैंक ने दिए हैं। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 9 कंट्रीज़ के साथ 34% बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट इस साल।
और 3.93 बिलियन हो गया है, था पहले, अब 2.92 बिलियन हो गया है एक महीने का। तो ये है कि पाकिस्तान तेज़ी से डिक्लाइनेशन में है। ऐसे में जो केपी प्रोविंस है उसमें इमरान खान की सरकार है और पीटीआई मुसलसल आर्मी से खार खाई हुई है और आर्मी के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी फोर्स पीटीआई है। केपी में इमरान खान ने जब देखा कि अली अमीन गंडापुर उसका चीफ मिनिस्टर आर्मी के डिक्टेशन पे चल रहा है, तो उसको हटा के सुहेल आफरीदी को बनाया। सुहेल आफरीदी ने आते ही पहला काम ये किया कि पीटीआई का एक जलसा रखा और पूरे केपी में पीटीआई के लोग सड़कों पे निकल आए। तो ये है कि केपी में इनके मामला ख़राब हैं। और याद रखिए कि केपी ड्यूरेन लाइन के इस तरफ का पख्तून एरिया है, जिसलिए ये ख़तरे में हैं। मरीम नवाज़ के शोहर और नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने कहा है कि हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि केपी की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया जा सकता है। उसके चीफ मिनिस्टर ने अपनी परफॉर्मेंस दी नहीं है। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने दी है, सिंध का बेड़ा गर्क करके रखा है, 18 साल हो गए, उसको रोको ना, उधर लगाओ गवर्नर रूल, अगर इतना ही तुम लोगों को फिक्र है आम आदमी की। लेकिन यह है कि ये सारी चीज़ें बकवास हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप यहाँ पर क्यों तशरीफ़ लाए और अपना तारफ़ भी कराएं कि आप कौन हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा नाम राजा सरफराज है, मैं UKPNB UK जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ पे हर साल की तरह इस दफ़ा भी यहाँ 22 अक्टूबर को एक डार्केस्ट डे के तौर पे हम बनाते हैं कि 1947 में 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अपने कबायलियों और अपनी रेगुलर फोर्सेस के हमले के ज़रिए हमला किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को समझ लें कि दो उसको मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम किया। इसमें हम इसको इस दिन को एज ए जो है ना एक ब्लैक डे के तौर पर हर साल बनाते हैं। हम यहाँ भी आज इसलिए भी यहाँ आए कि पाकिस्तान को हम ये बताना चाहते हैं हम वो दिन भूले नहीं हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपने रेगुलर फोर्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर पर हमला किया और यहाँ पे वहाँ लोगों को उनको कत्ल गारत की, मैं समझता हूँ कि आज तक जो भी जम्मू कश्मीर में जो खून की होली खेली जा रही है इस तरफ या उस तरफ, जो इसमें पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। अगर 22 अक्टूबर को पाकिस्तान अगर वो कबायली हमले के ज़रिए जम्मू कश्मीर का इन्वेड न करता, तो मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर एक आज़ाद एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया में मौजूद होती। शुक्रिया जी। अजीज़ दोस्तों, 22 अक्टूबर था, कश्मीर डे था। और कश्मीर में आपको याद है कि 22 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान ने हमला कर दिया था और हज़ारों कश्मीरी औरतों की रेप हुए थे, हज़ारों कश्मीरी औरतों को उठा के लेके गए थे और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर के बाज़ारों में उनको बेचा गया था। उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में कश्मीरी हर साल प्रोटेस्ट करते हैं। अजीज़ दोस्तों, अभी जो आपको याद होगा कि जो POK में अवामी एक्शन कमेटी के मुसलसल प्रोटेस्ट के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था, उस हवाले से अभी मुसलसल मीटिंगें हो रही हैं। उस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन का कहीं कोई चांस नहीं है और वापस एक मिनट्स इशू किए गए कि अभी हमने मीटिंग में ये डिस्कस किया, लेकिन कुछ होने हवाने का चांस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ना कश्मीरियों को, ना गिलगिती बल्तियों को, ना सिंधियों को, ना बलोचों को, ना पख्तूनों को राइट्स देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।